अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की इट्स नॉलेज शेयरिंग वेब सीरीज में मैं अजय नगराले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, हम कुछ देर और थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि हमारे बाकी साथी भी जुड़ सके हमारे साथ। तब तक के लिए हम चालू करते हैं बौद्ध वंदना। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् सा
दादा तुमचा ऑडिओ येत नाहीये प्लीज. हॅलो हॅलो येस हॅलो हा अतुल सर तुमचा आयडिया येतोय. मी अजय सरांचा म्हणतोय. अजय सर सॉरी आता येतोय आवाज? येतोय आता. ओके अभी आ रहा है प्लीज. जस्ट अ मिनिट, लेट मी शेअर द स्क्रीन. नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों. डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन AMUE के इस नॉलेज शेयरिंग वेब सीरीज में मैं अजय नगराले आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ. साथियों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं. बौद्ध संस्कृति, भारत की स्वर्णिम संस्कृति. साथियों, टॉपिक की विशालता और अहमियत को जानते हुए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम आज करेंगे और इसका रिमेनिंग पोर्शन हम लोग कल इसी समय पर स्टार्ट करेंगे. तो इस टॉपिक को प्रेजेंट करने वाले हैं, प्रेजेंट करने के लिए ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है और काफी सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अतुल भोसेकर सर. He is one of the eminent personality, social activist, motivator, and Limca Book of Awardee also, because he has received Limca Book of Records for teaching the most ancient script, that is Brahmi Lipi, to more than 3,000 school children in Nasik. So भोसेकर सर के बारे में और अधिक ज्यादा परिचय जानने के लिए मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार संजय जी को. कुमार संजय जी, आप अपना वेबकैम ऑन कर सकते हैं. साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान. आज के जो स्पीकर हैं उनका परिचय अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हम अभी बताएंगे. आज के स्पीकर जो अतुल मुरलीधरन भोसेकर साहब हैं, उनका अगर हम देखें, जो आज का टॉपिक है जो बौद्ध संस्कृति, भारत की स्वर्णिम संस्कृति, सो उसके ऊपर जो है भोसेकर साहब आज दो लेक्चर सीरीज में बताएंगे. अभी हम उनके बारे में जानते हैं, थोड़ा परिचय करते हैं कि अगर क्वालिफिकेशन के बारे में जाने तो भोसेकर साहब ने BSc इन फिजिक्स किए हैं, स्पेशलाइज इन वैक्यूम टेक्नोलॉजी, एंड MA किया है उन्होंने पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज. वे फर्स्ट रैंक गोल्ड मेडलिस्ट हैं इसमें पुणे से, और उन्होंने डिप्लोमा किया है बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्कियोलॉजी में. तो ये क्वालिफिकेशन भी अपने आप में जो है सो देखने से पता चलता है कि कहाँ से फिजिक्स की जर्नी से स्टार्ट होकर पाली और बुद्धिस्ट स्टडी और वहाँ से आर्कियोलॉजी तक जाता हुआ जो ऐसा दिखता है कि बुद्ध काल से लेकर के बाबा साहेब तक ये जो है सो आज तक जो है सो पूरा कवर हो रहा है. प्रोफेशनल अगर देखते हैं हिस्ट्री में, तो प्रोफेशनल में यहाँ XGM रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और करेंटली भोसेकर साहब जो है सो डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. अगर सोशल वर्क के बारे में देखें तो सोशल वर्क में इन्होंने इतना वास्ट वर्क किया है कि 25 सालों से बुद्धिस्ट के ऑफ महाराष्ट्र जो है उसमें स्टडी कर रहे हैं सब. और अगर आप देखते हैं इंडिक स्ट्रिप में, तो वो यंग स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं. अगर उनके धम्मलिपि के बारे में चलते हैं तो करीब 2500 स्टूडेंट्स जो है नासिक में जिन्होंने उन्हें धम्मलिपि को शिक्षा दी है, और इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है. अगर हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वो पाली लैंग्वेज में जो है नासिक पुणे में जो है उन्होंने मिनिस्ट्री में पाली डिपार्टमेंट में जो है सो पाली लैंग्वेज का उन्होंने क्लासेस देते हैं. और भी आगे चलते हैं तो देखते हैं कि बुद्धिज्म और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के
लेक्चर्स जो है सो उन्होंने पिछले 20 सालों से जो है सो ले रहे हैं। और अगर देखें तो उन्होंने 2 ऐसे वर्कशॉप लिए हैं जो 30 डेज तक चला है ऑन द एंशिएंट स्क्रिप्ट एंड नेशनल मिशन एंड मैन्युस्क्रिप्ट पे। तो ये अपने आप में जो है सो कितना बड़ा वर्कशॉप रहा है इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप सभी। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं, तो नासिक त्रिरश्मि केव्स जो कि इंग्लिश में पब्लिश है, और दूसरा जो है त्रिरश्मि बुद्धा लेनी जो कि मराठी में है, इयम धम्म लिपि जो कि हिंदी में पब्लिश्ड है, एंड धारणी संग्रह जो कि एंशिएंट टेक्स्ट जो पब्लिश्ड है। ये सभी बुक अगर आप चाहें तो जाकर के यहाँ तक कि अमेजन पे भी देख सकते हैं, अमेजन पे भी अवेलेबल है। मैं अभी तुरंत जो है सो अमेजन पे ऑनलाइन जाकर के देख रहे थे। ये बात अलग है कि इस समय शायद स्टॉक नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी अवेलेबल है। जिन्हें ये बुक्स चाहिए आप लोग मंगा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भोसेकर साहब का जो परिचय है ये अपने आप में कितना बड़ा है, और ये करीब बुद्ध काल से लेकर के अभी तक का पूरा टॉपिक कवर करते हुए एक हमें ऐसा लगता है कि ये जो मूल निवासी बहुजन का जो मूवमेंट है इसमें जो है सो बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब की स्टेटमेंट हमें यहाँ पे एक याद आती है भोसेकर साहब की पूरी स्टडी को देख करके कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, हाँ, वे लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते। तो इन्हीं बातों के साथ हम चाहते हैं कि आज का ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इनवाइट करना चाहते हैं कि मान्यवर मूल निवासी अतुल भोसेकर साहब अपना वेबकैम ऑन करें और अपना जो है सो आज का स्पीच स्टार्ट करें। साथियों जय भीम। हेलो। हाँ सर, वेबकैम ऑन करना। Shall I start? सर वेबकॅम ऑन नाही झालं तुमचं. माझं आहे ना, ऑनच आहे. अरंत कॅन यू सी? जे दादा ते तुमच्या याच्यावरनं येईल, ते माझ्या याच्यामध्ये त्यांचा वेबकॅम येत नाहीये. नहीं येते का? कुमार संजय जी आपको दिख रहा है भोसेकर सर का वेबकैम? नहीं, वेबकैम ऑन नहीं है सर। भोसेकर साहब अपना वेबकैम ऑन करें, फर्स्ट बटन। आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी फोटो नहीं दिख रही है। हेलो जी सर। तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये ते खालती जाऊन तुम्ही जरा चेक कराल, तिथे स्मॉल बटन येत आहे का एक वेबकॅमची? कारण आपण ते ऑफ केली होती सुरुवातीला. नाही येत आहे ना. ते तुमच्याकडनं ऑफ केली होती मला असं वाटतंय. हो, माझ्याकडनं ऑफ केली होती, पण आता ती मला दिसत नाही. नाही ती सरांना वरती आहे ना, तिथे क्लिक करावं लागेल आता. सर तुमच्या टॉप वरती टर्न ऑन व्हिडिओ ऑनचा जो बटन आहे तो या इज दैट ओके? या नाउ यू आर ओके। am I visible now? Yes sir. Yes sir. You are visible. Yeah. Shall I go on the slides first? Yes. Or later on? As you wish, whenever you want it. Okay, fine. तो सबको सविनय जय भीम। जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनके आदर्श विचारों को पंचांग प्रणाम। और आज अंबेडकराइट इंटरनेशनल मिशन UAE की तरफ से ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, आप सभी लोगों को मेरा सविनय जय भीम।
मित्रों, आज का टॉपिक जो है काफी दिलचस्प है। बौद्ध संस्कृति, भारतीय संस्कृति की स्वर्णिम संस्कृति। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या है बौद्ध संस्कृति, या बौद्ध संस्कृति नाम से कोई संस्कृति अस्तित्व में है या नहीं है। और जैसे मेरे पहले इंट्रोडक्शन देते समय सर ने कहा था कि बाबा साहब का जो वाक्य है, जो अपना इतिहास भूलते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने हमारा इतिहास समझना चाहिए, और बाबा साहब की भी यही धारणा थी, यही इच्छा थी कि समाज अपना इतिहास समझे। जो गौरवशाली इतिहास है उसको जांचे, परखे, उसका अमल करें, तब जाके आगे चलकर हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश में एक नया इतिहास बना सकेंगे। तो मित्रों, मैं शुरू कर देता हूं मेरा प्रेजेंटेशन। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, is the slides visible? Hello? No, sir, you have to share it again. Again, share it. Yeah. Hello? You have to screen share. You have Yes, to but screen, not I have the to sound. do a screen share. Okay, fine. Yeah. Click on. Yeah, I'm doing it. Yeah. Yeah, is it there? Yeah, it is visible. Now you can go to the PPT. Okay. Now, yeah. Good to go, Yeah, sir. okay. Yeah. Thank you. Yeah, fine. Yeah. तो मित्रों, हम शुरू कर देते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम बाबा साहब की संपूर्ण आंदोलन के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि बाबा साहब के आंदोलन के 4 प्रमुख अंग थे। और ये अंग थे सामाजिक, धार्मिक एवं संस्कृति, तीसरा आर्थिक, और चौथा राजकीय। यानी उनका पूरा आंदोलन का इतिहास देखिएगा, पूरा आंदोलन। और इन्हीं 4 मुद्दों पे बाबा साहब ने अपने अनेक भाषणों में कहा है, अनेक लेख लिखे हैं इसके ऊपर, अपने किताबों में इसका बार बार जिक्र किया हुआ है, और अपने जो वर्तमान पत्र है उसमें भी इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सच है कि बाबा साहब के अगर आंदोलन चलाना है तो हमें इन 4 मुद्दों के ऊपर ही चलाना पड़ेगा। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो बाबा साहब के बाद उनका इस आंदोलन चलाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, मगर राजकीय इनके वारिस काफी तैयार हुए बाबा साहब के विचारों के। लेकिन बाबा साहब के जो धार्मिक एवं संस्कृति के विचार थे उसके वारिस काफी कम तैयार हुए। और इसलिए हम देखते हैं कि पिछले 50-60 सालों में बाबा साहब की जो इच्छा थी, बाबा साहब ने जिस दृष्टि से बौद्ध धम्म की अपील की थी, हम सभी लोग को दीक्षित किया था, तो उनका जो सपना था उस संस्कृति पिछले 50-60 सालों में इस देश में पल नहीं पाई। उसका मुख्य कारण है क्योंकि बाबा साहब के इस धार्मिक एवं संस्कृति के बारे में हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहे। हमारा सारा फोकस रहा कि राजकीय वारिस पैदा करने में, हमारा सारा आंदोलन रहा सिर्फ राजकीय आंदोलन की तरफ, और हमारा कहीं पर भी हमने धार्मिक या सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में कभी सोचा नहीं है। उसका जो प्रमुख कारण है वो ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़े कि उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों ना हमारी धार्मिक संस्कृति इस ढंग से पली कि जैसे उस काल में भगवान बुद्ध के काल में पड़ी थी, क्या कारण हो सकता है उसका। और इतिहास में अगर हम इसको थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतिहास में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। बौद्ध साहित्य में एक प्रमुख किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। इस मिलिंद पन्नो में बंते नागसेन
और मिलिंद राजा का संवाद है। पूरे प्रश्न उत्तर का यह संवाद है इस किताब में। एक जगह पर मिलिंद राजा बनते नागसेन से पूछते हैं, धम्म का पतन क्यों होता है? और बनते नागसेन उत्तर देते हैं कि धम्म का पतन 3 कारणों से होता है। पहला कारण, धम्म समझाने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित अगर न हो तो। दूसरा कारण, धम्म का प्रचार करने का वातावरण न हो तो। और तीसरा कारण, धम्म सुनने के लिए कोई तैयार न हो तो। मित्रों, पिछले 50-60 सालों का अगर हम इतिहास देखेंगे तो इन तीनों कारणों में से कोई ना कोई कारण हर एक जगह पे, हर एक काल में हमारे साथ रहा, और इसीलिए धम्म की संस्कृति हम ठीक से निभा नहीं पाए। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या हम सही में भगवान बुद्ध, उनका धम्म और उनका संघ की परिभाषा समझ सके या नहीं? मैं यहां पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और जो भी है, जिनके भी माइक्स चालू है, अगर वो उत्तर दे तो मुझे काफी आनंद होगा। मित्रों, जब हम बिहार में जाते हैं या हमारे घर में, जिसको हम घर के अंदर हम बुद्ध मूर्ति रखते हैं, तो क्या करते हैं हम? क्या है हमारा त्रिशरण? कोई बताएगा क्या है इसका वाक्य? अरन जी बता पाएगा? त्रिशरण का पहला वाक्य क्या है? जी, बुद्धम शरणम गच्छामि हम कहते हैं। या सेकंड, दूसरा? धम्मं शरणम गच्छामि। और तीसरा? संघम शरणम गच्छामि। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 50-60 साल से हम लोग यही बात करते आ रहे हैं। अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है? यस, कोई? कुछ भी जी। नहीं, जो भी पता है। मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। सही बात है। हाँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 50-60 सालों में हमें यही पढ़ाया गया है। और गौर करने वाली बात है कि भगवान बुद्ध के धम्म में शरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि शरण शब्द जो है, ये पाली शब्द बिल्कुल ही नहीं है। ये शब्द जो है, ये संस्कृत शब्द है। और पिछले 100 साल से ये प्रयास किया गया है कि जितने भी बौद्ध शब्द हैं, जितने भी बुद्ध विचार के शब्द हैं, उनको संस्कृताइजेशन कैसा किया जाए, उसको संस्कृत में रूपांतरित कैसा किया जाए। और ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती पिछले 50-60 साल से जो हमें पढ़ा रहे हैं ये चीज, ये गलती उनकी है। हम तो उन्हीं को फॉलो करेंगे, लेकिन ये गलती उनकी है। क्योंकि पाली त्रिपिटक में, पाली भाषा में शरण नाम का कोई शब्द ही नहीं है। पाली भाषा में शब्द है शरणं, यानी जो त्रिशरण है वो शुरू होता है बुद्धं शरणं गच्छामि। जब हम शरण बोलते हैं, और जैसे हिंदी में या मराठी में या अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, मैं धम्म की शरण जाता हूं, मैं संघ की शरण जाता हूं, ये बात ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि बुद्ध किसी की शरण मांगते ही नहीं है, बुद्ध किसी को शरण देते ही नहीं है। ये शरण शब्द जो है, इसका अगर हम अर्थ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसे प्राचीन काल में दो राजाओं के बीच में झगड़ा होता था, वॉर होता था, लड़ाई होती थी। एक राजा जीत जाता था और दूसरा पराजित हो जाता था। जो पराजित राजा है वो जीतने वाले राजा को शरण जाता था। आज के तारीख में हम उसको बोलेंगे गुलाम बन जाता है उसका। भगवान बुद्ध के धम्म में कोई जेता है ही नहीं, कोई पराजित है ही नहीं है, कोई किसी को शरण जाने की बात ही नहीं है। शरण क्यों जाए?
बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं आपका मोक्षदाता नहीं हूं, मैं आपका मार्गदाता हूं। मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा, चलना या नहीं चलना ये सिर्फ आप कर सकते हो। तो इसीलिए बुद्ध किसी की शरण नहीं मांगते, ना हमने बुद्ध को शरण जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर आप शरण गए वहां पर आप गुलाम बन गए। और बुद्ध तो स्वतंत्रता के पूजक थे, उन्होंने तो सभी को स्वतंत्रता बहाल की थी, तो हम कैसे उनके शरण में जा सकते हैं? तो ये बात ही, ये शब्द ही बिल्कुल गलत है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शरण शब्द हो ही नहीं सकता, ये गलत है, जो हमारे ऊपर पिछले 50, 60, 100 सालों में ये थोपा गया शब्द है। और इसलिए हमारी भावना भी इसी ढंग से होती है कि जब भी हम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं, ये मूर्ति शब्द भी गलत है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, कि जब भी हम उस पूजा स्थल में चले जाते हैं या विहार में चले जाते हैं, तो हम वहां पर उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। हम हमारे बच्चों लोग को भी यही सिखाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है क्या है, और उनको कहते हैं नहीं नहीं, बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाओ, वंदन कर लो, और हम कर लेते हैं। और ये एक बिल्कुल एक शारीरिक क्रिया हो जाती है, इसके ऊपर मानसिक तौर पे कुछ भी नहीं होता है। और यही तो धम्म में गलत है, क्योंकि बुद्ध कहते कि सारी चीज मानसिक लेवल पे होनी चाहिए। शरीर तो अपने आप आ जाएगा, पहले मानसिक लेवल पे कीजिए। तो शरणं शब्द का मतलब होता है पाली भाषा में कि जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हैं, और मैं कह रहा था कि मूर्ति शब्द ये गलत है, क्योंकि भगवान बुद्ध की सबसे पहली, उसको प्रतिमा भी नहीं कह सकते, उसके लिए असल में और असली शब्द है वो है बुद्ध रूप। भगवान बुद्ध का पहला रूप बन गया था उनके महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष के बाद। जिसको हम मूर्ति या प्रतिमा कहते हैं, हमारे सामने उस व्यक्ति का फोटो होना चाहिए या उस व्यक्ति प्रत्यक्ष हाजिर होनी चाहिए, तब ताकि हम उसकी मूर्ति बना सकते हैं। कुछ तो हमारे सामने होना चाहिए ताकि उस बिल्कुल जैसा उस व्यक्ति दिखता है वैसे उसको बनाते हैं। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति को मूर्ति क्यों नहीं कहना चाहिए? उसका सही कारण है, ये जो बुद्ध रूप हमारे सामने दिखाई देता है, ये बुद्ध रूप ये सिद्धार्थ गौतम के लिए नहीं है, ये सिद्धार्थ गौतम की प्रतिमा नहीं है, ये उस महापुरुष की प्रतिमा है, उस महापुरुष का रूप है जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया है, जिसने परिश्रम पूर्वक बुद्धत्व प्राप्त किया है, जिसने अंतिम सत्य जाना है, जिसने सही में ज्ञान प्राप्त किया है, बोधि प्राप्त किया है। उस व्यक्ति की प्रतिमा नहीं बनी थी, उस व्यक्ति का रूप बना था। तो जब भी हमारे सामने ये बुद्ध रूप है और जब हम उसको वंदन करते हैं और कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब होता है ये जो सामने मेरे सामने जो बुद्ध रूप दिखाई दे रहा है, उसमें जो बुद्धत्व के गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसका जो बोधि चित्त मुझे समझ में आ रहा है, वैसे ही बोधि चित्त मेरे मन में उमल के आ जाए, मेरे मन में फूल जाए और मैं भी उसी राह पर चलूं। इसीलिए मैं वंदना कर रहा हूं, और इसकी का मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि। ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक तौर पर किया गया एक व्यायाम है, एक क्रिया है। क्योंकि आप बुद्ध रूप के सामने आते हो, आपको पता है ये कोई व्यक्ति नहीं है, इस रूप में मुझे बुद्धत्व के गुण दिखाई दे रहे हैं, जिनका पूरा क्या पूरा बोधि चित्त उमल गया है, जिन्होंने पूरा बोधि चित्त का दर्शन मुझे दिया है। उस बोधि चित्त जो मेरे अंदर है, वो भी इनके साथ रह के, वो भी इनका साक्षात्कार करते हुए, वो भी मैं भी उसी राह पर चलूं। इसीलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। अभी धम्मं शरणं गच्छामि क्या होता है? भगवान बुद्ध के जो विचार है, जो मनुष्य कल्याण के विचार है, मानवता के विचार है, सबके प्रति प्रेम के विचार है, सबके प्रति जो करुणा के विचार है, मित्रता भावना के विचार है, ये विचार सतत मेरे मन में आ जाए, उभर के आ जाए,
और मैं सतत उनका आचरण करते रहूं, ये जो धम्म है, पाली भाषा में धम्म शब्द का अर्थ होता है भगवान बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध की देशना, मंगलमय विचार, करुणा विचार, मित्रता भावना, ये होता है धम्म। धम्म का अर्थ धर्म नहीं होता है। धर्म ये संस्कृत शब्द है और धम्म का धर्म करना यह गलत है। तो जब मैं कहता हूं कि धम्मं शरणं गच्छामि, तो ये जो विचार है भगवान बुद्ध के, जो मानवतावादी विचार है, सबका मंगल चाहने वाले विचार है, ये विचार मेरे मन में सतत कायम रहे, इसलिए मैं कहता हूं धम्मं शरणं गच्छामि। तो अभी संगम शरणं गच्छामि क्या है? तो संगम शरणं गच्छामि ये है कि जो भगवान बुद्ध का जो संघ है, और ये संघ केवल बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनी का संघ नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने संघ की बहुत बढ़िया सी परिभाषा की है। बुद्ध कहता है कि मेरे संघ में भिक्खु है, भिक्खुनी है, साथ में उपासक है और उपासिका भी है, और यही भगवान बुद्ध का संघ है। तो जब मैं इस संघ को करता हूं, संघम शरणं गच्छामि, इसका अर्थ होता है ये जो पूरा मानवतावादी कल्याण करने वाला जो संघ है, जो एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के बोधि चित्त को फूलने के लिए समय देते हुए एक दूसरे को हमेशा मदद करने वाला ये जो भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिका का संघ है, ये संघ ऐसे ही बढ़ते रहे। ये संघ एक दूसरे को मदद करते हुए ऐसे ही फलते फूलते रहे, इसीलिए संघम शरणं गच्छामि। तो मित्रों, पाली भाषा में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, ये मानसिक तौर पर की गई क्रिया है। इसको शारीरिक मत बनाइएगा, क्योंकि जब हम इसको शारीरिक बनाते हैं तो हम हमारा मानसिक द्वार जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं। भगवान बुद्ध की सारी देशना, सारे विचार ये मन के ऊपर है। अगर हम सारी चीज मानसिक तौर पर करेंगे तो सही मायने में भगवान बुद्ध के विचार हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। वरना ये तो नाम की बात होगी कि हम बौद्ध हैं। अगर सही मायने में बौद्ध बनना है तो भगवान बुद्ध के विचार जो है हमें मन के भीतर जानना चाहिए, और यही तो भगवान बुद्ध की देशना थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये जो उनके विचार है, ये जो विचार लेके जो संघ चला, इस संघ चलते हुए यानी ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी से लेके ईस्वी साल के बाद 11वीं शताब्दी तक, यानी करीबन 1500 साल इस देश में बौद्ध संस्कृति फली फूली और अपनी चरम सीमा तक, चरम पद पर पहुंच गई थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण मुख्य था कि भगवान बुद्ध के विचार इस संघ ने, भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका ने आमतौर पर लोगों के पास पहुंचाए। क्या थे ये विचार? ये विचार थे मैत्री के, ये विचार थे शील, करुणा और नैतिकता के बारे में, और ये सारा चीज था सामाजिक आचरण। तो ये जो भगवान बुद्ध का जो संघ था वो इतना बड़ा, और इस संघ में भगवान बुद्ध ने जो विचार डाले थे, विचार बोए थे, वो थे स्वतंत्र बनाया था उनको। ये स्वतंत्र विचारक बने हुए थे, उनको स्वतंत्र विचार करने की अनुमति थी। भगवान बुद्ध के समय जो भारत का जो चित्र था उसमें एक जगह पे ब्राह्मण संस्कृति थी और एक जगह पे श्रमण संस्कृति थी। ब्राह्मण संस्कृति में किसी को विचार करने की, किसी को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। श्रमण संस्कृति, भगवान बुद्ध की संस्कृति में प्रश्न पूछने की अनुमति थी, स्वतंत्र विचार करने की अनुमति थी। एक जगह पे जहां पे भगवान बुद्ध के समय पर समाज में जाति प्रथा काफी थी, ऊंच नीच भेद था, स्त्री पुरुषों में भेद था, वो सारा भेद भगवान बुद्ध ने मिटाया। सब कुछ समता मूलक विचारों का उन्होंने वहां पर बीज बोए। उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी पुरुषों के बराबर ही है,
उन्हीं को भी उतना ही अधिकार है जितने पुरुषों का भी है। और इस ढंग से पूरा समाज में समता के विचार वहां पर फैले गए थे। और साथ में भगवान बुद्ध ने कहा, जब आप एक पूरा संघ हो, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के बारे में आपके मन में मंगल विचार आने चाहिए, एक दूसरे के बारे में आप हमेशा मित्रता भावना से बात करनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और इस ढंग से भाईचारा समाज में बढ़ा। और जब यह भाईचारा बढ़ा तो इसका मतलब समाज जो है बिल्कुल एक विचार से चलना शुरू हो गया। भगवान बुद्ध के विचार से ये बिल्कुल प्रगति पे चलने लगा। भगवान बुद्ध के समय में जो भेदाभेद जो थी समाज में, उस भेदाभेद को भगवान बुद्ध ने बिल्कुल मिटा दिया। सारे लोग समान लेवल पर आ गए। और इसीलिए कहा जाता है कि उस काल में जो सामाजिक विभाजन वृत्ति थी समाज में, उसको हटाकर भगवान बुद्ध ने सामाजिक ऐक्य की तरफ पूरा समाज को ले चले। इस डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध उस समय में भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारक बने हुए थे। इसी विचार को लेके भगवान बुद्ध का जो एक देशना है, तो उनके मंगलमय विचार है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासन। तुम्हारे मन में के जितने भी पाप भावना है, जितने भी गलत कर्म है, उसको नष्ट कर दी जाए। आपके मन में, आपके चित्त में हमेशा दूसरे के प्रति अच्छे विचार रहना चाहिए, मंगल विचार रहना चाहिए, करुणा कारक विचार रहना चाहिए। और जैसे जैसे आपके मन में इतने अच्छे विचार होते रहेंगे, उतना उतना बढ़िया आपका आचरण होता रहेगा। और यही भगवान बुद्ध की देशना थी। इसी विचार को, इसी देशना को लेकर चलकर जो समाज में तो इतनी बड़ी प्रगति हुई, वो अपने आप में बौद्ध संस्कृति कहलाई गई। क्या थी ये बौद्ध संस्कृति? तो भगवान बुद्ध के आदर्श विचारों पर चलते समाज को जो प्रगतिशील बनाने के हेतु नए नए आविष्कारों का जो निर्माण करना था, यही थी बौद्ध संस्कृति। जैसे मैंने कहा था, ईसा पूर्व 600 से ईस्वी सन 1100 तक 1500 साल इस देश में बौद्ध संस्कृति का अमल था। और इस बौद्ध संस्कृति ने इतने नए नए आविष्कारों का निर्माण किया कि पूरी दुनिया धुंधला गई उसके सामने। और यही तो बौद्ध संस्कृति की देन है। जब तक हम बुद्ध विचार, जब तक हम बौद्ध संस्कृति जानते नहीं मित्रों, तब तक सही मायने में एक बौद्ध होने का आचरण हम नहीं कर पाएंगे। और ये आचरण तब करेंगे जब हमारे मन में बुद्ध विचार के प्रति आदर पैदा हो जाएगा, बुद्ध विचार के प्रति गौरव पैदा हो जाएगा। और ये गौरवशील कब लगेगा हमें? जब हमें पता चलेगा ये बौद्ध संस्कृति क्या थी, ये बौद्ध संस्कृति ने इस देश को और दुनिया को क्या क्या दिया। ये जब हमें पता चलेगा तो निश्चित तौर पर इस संस्कृति के बारे में, इस विचार के बारे में हमारा आदर और भी बढ़ जाएगा। तो भगवान बुद्ध की जो सांस्कृतिक देन थी, तो देखते हैं इस संस्कृति की क्या योगदान रहा। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो तक्षशिला विद्यालय जो ईसा पूर्व 600 में स्थापित किया गया था, ये विश्व का सबसे पहला विद्यालय था। सोच लीजिए, जब विश्व में कहीं पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, तब भारत में बौद्ध संस्कृति में यह शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बन गया था। और ये आगे चलकर विश्व का सबसे पहला बौद्ध विद्यालय बना। इसके विद्यार्थी थे वैद्य जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे असंख्य लोग जो बौद्ध काल में बुद्ध विचार को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। एक गौरतलब है कि वैद्य जीवक ने विश्व की सबसे पहली ब्रेन सर्जरी की थी। आज भी जीवक की किताबें, बिकॉज ये शरीर विज्ञान के बारे में काफी अच्छे पंडित थे, औषधि के बारे में पंडित थे, आज भी इनके ग्रंथ
आयुर्वेद में रेफरेंस के तौर पर सिखाए जाते हैं, बच्चे लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। तो समझिए ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी में हुए थे ये जीवक। जीवक के बारे में 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि जीवक ने ठान ली थी कि मैं सिर्फ बौद्ध भिक्खु की ही पहले ट्रीटमेंट करूंगा और उसके बाद में सामान्य लोगों की। और उनके सामने इतनी बड़ी लाइन रहती थी बिकॉज उस समय के वो अपने आप में एक सबसे बड़े विज्ञान वैद्य थे। तो हमें पाली त्रिपिटक से पता चलता है कि उस समय अनेक लोग जीवक के पास से ट्रीटमेंट लेने के लिए बौद्ध धर्म से दीक्षित होकर चीवर धारण करके बौद्ध भिक्खु बन जाते थे, क्योंकि उन्हें जीवक से ट्रीटमेंट लेनी थी। जीवक अनेक राजा के पर्सनल फिजिशियन थे, भगवान बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे और हमेशा भगवान बुद्ध के साथ ही रहे। तो ये है बौद्ध संस्कृति की देन, और इसीलिए हम कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बौद्ध संस्कृति का योगदान है। मित्रों, एक दूसरा बड़ा योगदान जो हमारे सामने है वो है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3री शताब्दी में पैदा हुए। इन्होंने जो कार्य किया, इस कार्य के कारण दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्राट इन्हें कहा जाता है। बौद्ध विचारों से ये प्रेरित हुए, काफी प्रभावित हुए थे और इन्होंने अपने पूरे 37 साल के राज्यकाल में केवल और केवल जनहित के लिए काम किया था। इनका अगर काम देखेंगे हम तो पता चलेगा बौद्ध संस्कृति कितना बड़ी महान संस्कृति है। सम्राट अशोक के कार्य के ऊपर जब हम नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि भारत की सबसे पहली लिखावट अभिलेख के रूप में सम्राट अशोक ने लिखी थी। भारत में सबसे पहली पहाड़ों में गुफाएं, जिसको हम बुद्ध लेनी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले उत्कीर्ण की थी और भिक्खु संघ शमन को दान दी थी। उस समय उन्होंने अजीविक संघ को बाराबर, जो आज के तारीख में बिहार राज्य में है, तो बाराबर के पहाड़ियों पर इन्होंने इस गुफाओं को वहां पर दान दिया था। सम्राट अशोक ने पूरे राज्य में महामार्ग का निर्माण किया था तथा उसके दोनों तरफ पेड़ लगवाए थे ताकि जो यात्री करने वाले लोग हैं उनको छांव मिले। सम्राट अशोक एकमात्र राजा थे कि जिन्होंने मनुष्य के साथ साथ प्राणियों के लिए भी अस्पताल खुलवाए थे, फार्मेसी खुलवाई थी। और उस समय तो कोई एलोपैथिक मेडिसिन थी ही नहीं, सारी जो थी वो थी हर्बल दवाई है, जिसको हम आज के तारीख में आयुर्वेदिक कहते हैं, जड़ी बूटी वाली दवाएं। तो सम्राट अशोक ने उस वक्त दवा की कमी न होने के कारण जगह जगह पर औषधि पेड़ लगवाए थे। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जीवन से निगडित हुए हर एक स्थल, हर एक स्थान को खोजा और उस स्थान पर एक स्तूप अथवा स्तंभ या फिर विहार बनवाए। सम्राट अशोक ने ही भगवान बुद्ध के बुद्ध गया की जगह, जिसको हम कहते हैं कि जहां पर उन्हें बोधि प्राप्त हुई, वो स्थल खोज निकाला और वहां पर उन्होंने वज्रासन बिठा दिया और आगे चलकर उन्होंने महाबोधि महाविहार की ईंटों का बांधकाम सबसे पहले भारत में और एशिया में किया दिया। सम्राट अशोक ने बुद्ध वचन को सुरक्षित रखने के लिए 3री धम्म संगीति बुलाई और साथ में जितने भी भगवान बुद्ध की देशना थी, पाली त्रिपिटक थी, उसका संगायन किया और जो इस संगायन के विरुद्ध करने वाले जो बौद्ध भिक्खु थे उनको निष्कासित कर दिया और संघ को परिपूर्ण शुद्ध बना दिया। इनका धम्म के प्रति इतना बड़ा लगाव था, इतना बड़ा आदर था कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को धम्म से दीक्षित करके उन्हें श्रीलंका भेजा ताकि वहां पर जाके वो धम्म का प्रचार प्रसार करें। साथ में इनके अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने अनेक बौद्ध भिक्खु, बौद्ध आचार्यों को विभिन्न देशों में भेजा ताकि उन देशों को भी पता चले कि भगवान बुद्ध के विचार क्या है।
प्रजा को कोई तकलीफ न हो, इसलिए सम्राट अशोक ने अपने राज्य के कानून बिल्कुल लोकहित को नजर रखते हुए काफी सख्त बनाए थे, और जो भी प्रजा को तकलीफ दे उनको सख्त सख्त सजा दी जाती थी। तो मित्रों, लोक कल्याण भावना ये बौद्ध संस्कृति का योगदान रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, ये बौद्ध संस्कृति का योगदान है मित्रों। और आप जाने होंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। नालंदा विश्वविद्यालय ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में यह स्थापित हुई थी। और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 4th सेंचुरी में जब यह बनवाया गया था, और जब यहाँ के बौद्ध आचार्य, बौद्ध भिक्खु और यहाँ के विद्यार्थी जब खगोल विज्ञान का बारे में अभ्यास कर रहे थे, उस वक्त यूरोप के देशों में वहां के लोग जानवरों की जो चर्बी है उसको पिघलाकर उसके दिए जलाते थे। तो आप इसका डिफरेंस देख पाओगे कि हम लोग कितने आगे थे, यूरोपियन से भी ज्यादा आगे। इस नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर के जिज्ञासु यहाँ पर प्रवेश के लिए आ जाते थे। इसका जो प्रवेश था काफी कठिन था। इस कठिनाई की बात आपको इस बात का द्योतक है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो गेट कीपर था वो आज के तारीख का पीएचडी होल्डर था। तो जो आने वाले जो विद्यार्थी थे उनको ये पहले ही कुछ प्रश्न पूछ लेता था। अगर इसका समाधान होता तो ये गेट खुल जाता था, अगर समाधान नहीं होता था तो विद्यार्थियों को वापस घर भेजा जाता था। तो सोच लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा रहा होगा। इसका पूरा शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बिना मूल्य था। अनेक राजाओं, अनेक सृष्टिगण इस विश्वविद्यालय को दान देते थे और केवल दान के ऊपर ही ये शिक्षा चलती थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक वहीं पर रहते थे और विद्यार्जन करते थे। जिस बात में हमें पता चली है अभिलेख के द्वारा, वहां की हस्तलिखित द्वारा, तो ये बात पता चली है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय पे 64 विद्या शाखाएं पढ़ाई जाती थी। इनका देख लीजिए, इनके विद्यार्थीगण कौन कौन थे। क्यों नालंदा विश्वविद्यालय उस जमाने में पूरी दुनिया में सबसे माना जाने वाला विश्वविद्यालय बना था? उसका कारण है उसके विद्यार्थी और अध्यापक गण। इसके विद्यार्थी थे आचार्य नागार्जुन, जो बौद्ध तत्वज्ञ थे तथा जिन्होंने शून्य का खोज किया था। इनके माध्यमिक ग्रंथों में शून्यवाद, जो भगवान बुद्ध की देशना थी, इसके ऊपर इनकी बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत बड़ी कमेंट्री है, और इसीलिए शून्य के खोजकर्ता आचार्य नागार्जुन को कहा जाता है। इनके शिष्य थे आचार्य आर्यदेव। ये नैयायिक और ग्रंथकार थे जिन्होंने काफी ग्रंथ लिखे और यहीं पर वो अध्यापक रह चुके। आचार्य चंद्रकीर्ति जो नालंदा के अध्यापक थे और जिन्होंने माध्यमिक पे काफी ग्रंथ रचना की थी। आचार्य दिगनाथ जिन्होंने बुद्धिस्ट लॉजिक नाम की एक अलग ही विद्या शाखा शुरू कर दी थी, जो आज के तारीख में भी दुनिया के कई इंस्टीट्यूट में, कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। कई लोगों ने बुद्धिस्ट लॉजिक पे पीएचडी की थी। इसके जनक थे आचार्य दिग्नाथ, जो 4वीं शताब्दी में नालंदा के अध्यापक थे। आचार्य धर्मपाल ये नालंदा के कुलपति थे। ये विद्यार्थी थे और विद्यार्जन करते करते अध्यापक बने और बाद में कुलपति बने। साथ में योगाचारा के ये प्रमुख थे। भगवान बुद्ध के जो देशना है, जो धम्म है, उसमें योगाचारा करके एक उपपंथ है, इस पंथ के ये प्रमुख थे। आचार्य शीलभद्र ये धर्मपाल के शिष्य थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीनी यात्री है, जो बौद्ध भिक्खु आए थे यहाँ पर, ह्वेनसांग,
इनके ये गुरु बने थे। जब ह्यूएन नालंदा में पढ़ रहे थे तो इनके गुरु आचार्य शीलभद्र थे, आचार्य वसुबंधु, ये दर्शन शास्त्र के पंडित माने जाते हैं। आज भी इनके कई ग्रंथ आज भी फिलॉसफी में पढ़ाए जाते हैं। इनके तत्वों पर अनेक लोगों ने, दुनिया भर में कई लोगों ने इनके ऊपर पीएचडी कर चुके हैं। आचार्य शांति रक्षित नालंदा विश्वविद्यालय के कुलगुरु थे तथा योगाचारा और माध्यमिक के जनक थे। योगाचारा अलग पंथ है, माध्यमिक अलग पंथ है। इनको सम्मिलित करके इनका एक नया विचार इन्होंने सामने लाया, जिसको फिलॉसफी में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य धम्मकीर्ति, जिन्होंने प्रमाण और अनुमान, जिसको कहते हैं फिलोसॉफिकल लॉजिक एंड हाइपोथेसिस, ये नई विद्या शाखा इन्होंने शुरू की थी। आज भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में फिलॉसफी लॉजिक के ऊपर इनके तत्वों पर किया जाता है, इनके तत्वों पर चलाया जाता है। अनुमान निकाले इन्होंने, प्रमाण क्या निकाला है, प्रमाण किसको कहते हैं, अनुमान कैसे निकालना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी थियरी धर्मकीर्ति ने हमारे सामने रखी हुई है। आचार्य बोधि धर्म, जिन्होंने ध्यान और मार्शल आर्ट्स, ये अपने आप में उसमें एक बड़े ज्ञानी थे, और ये दोनों विद्याएं ये चीन में ले गए और चीन के लोगों को इस विद्या के बारे में समझाया और उसका वहां पर प्रचार और प्रसार किया। ह्यूएन, राजा हर्षवर्धन, ऐसे कई असंख्य विद्वान यहां पर शिक्षित हुए हैं। मित्रों, उच्चतम ज्ञान और संशोधन ये बौद्ध संस्कृति का योगदान रहा है। आज के तारीख में भी दुनिया में कितने भी विश्वविद्यालय हैं, नालंदा की जैसी पढ़ाई हो आज के तारीख में भी नहीं दे सकते हैं। इसका हमें गौरव होना चाहिए। नालंदा की और एक खासियत थी, नालंदा में 3 बड़ी लाइब्रेरियां थी और हर एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग 9 मंजिले की थी। इसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे उस समय के, जो विभिन्न विषयों पे थी, और विद्यार्थी इसको पढ़ते थे, इसको रेफरेंस के तौर पर करते थे। विश्व की यह सबसे पहली लाइब्रेरी थी। जब ये जलाई गई तो इसकी जो आग है वो 6 महीने तक चल रही थी। 6 महीने तक यहां की पूरी हस्तलिखितें जलाई गई थी। लेकिन एक अच्छी बात है, उसी के दौरान, उसी काल में इसके कई ग्रंथों को चीन में ले जाया गया और वहां पर चीन की भाषा में इसको भाषांतरित कर दिया गया। आज भी नालंदा में जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका चीनी भाषा का संस्करण आज भी हमें चीन में दिखाई देता है। कई लोग उसके ऊपर अभ्यास भी कर रहे हैं। नालंदा के अलावा उदंतपुरी, विक्रमशिला, जगदला, वल्लभी, सोमपुरा, ऐसे बहुत सारे विश्वविख्यात बौद्ध विद्यालय थे जो अपने आप में बौद्ध संस्कृति के द्योतक थे। इन डेप्थ यूनिवर्सल नॉलेज, ये बौद्ध संस्कृति का योगदान रहा है। बौद्ध संस्कृति और एक सबसे बड़ी देन है बुद्ध लेनी, या जिसको हम कह सकते हैं बौद्ध गुफाएं। भारत में सबसे पहला सम्राट अशोक, इसने इस गुफाओं को सबसे पहले बनाया था। यही है योग जो मैं कहने चाह रहा था, ये है बराबर पहाड़ी जो बिहार में है, उस पहाड़ी में ये इन्होंने ये सबसे पहली गुफाएं बनाई थी। इस गुफा की खासियत है कि ये पूरी के पूरी ग्रेनाइट पत्थर के अंदर बनाई गई हुई है। अगर इसके अंदर आप चले जाते हो, इसकी जो झिलाई है, यानी इसका जो शाइनिंग है, इसका जो पॉलिश है, वो बिल्कुल मिरर पॉलिश जैसा है कि अगर आप इस दीवार के बगल में खड़े रहते हो तो आपकी जो है छाया इसमें दिखाई पड़ती है। जैसे आप आईना देखते हो उस ढंग के आपके वहां पर आपका इमेज आपको वहां पर दिखाई देगा। इसी गुफा के अंदर सम्राट अशोक ने अपना अभिलेख लिखा हुआ है, जो पूरी दीवार में लिखा हुआ है। ये जो योगदान है
ये बुद्ध लेनी का, ये सम्राट अशोक की देन है। सम्राट अशोक के बाद ये जो तंत्र है, पहाड़ों में बुद्ध लेनी का उत्कीर्ण करना, पूरी बुद्ध जो गुफा है, जो पहाड़ है, पत्थर है, उसको छन्नी और हथौड़े से पूरा निकालना, ये जो कला है, ये सम्राट अशोक के बाद ये चलती रही और ये काम सिलसिला चलता रहा करीबन 9वीं और 10वीं शताब्दी तक। ये सबसे ये जो कला है, ये बिहार से चली गई उड़ीसा, उड़ीसा आ गई ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आ गई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से चली गई मध्य प्रदेश, गोवा, और ये इस ढंग से फैली गई। और इसीलिए हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष में आज के तारीख में करीबन 1100 गुफाएं हैं। इन 1100 गुफाएं में से करीबन 1000 गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें से करीबन 950 गुफाएं ये बुद्ध लेनी है। बाकी के जो है इसी की कॉपी किए हुए हिंदू और जैन गुफाएं हैं। अशोक की और एक सबसे बड़ी खासियत बात जो योगदान है, बौद्ध संस्कृति ने शिल्प कला इस देश को बहाल की है। ये सम्राट अशोक का जो स्तंभ है, ये स्तंभ उसने जो किया है ये वैशाली में है। आप इसकी झिराई देखिए, इसकी पॉलिश देखिए इस पूरे पत्थर के, और इसके ऊपर रखी है सिंह। यही सिंह 4 मुद्रा वाला जो है हमारा राष्ट्र चिन्ह बना हुआ है। सम्राट अशोक ने पत्थर के ऊपर ये अभिलेख लिखे हुए हैं, जिससे हमें उस काल में उनका जो योगदान है, उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने अपने प्रजा को जो जो आदेश दिए हैं वो इसके ऊपर पता चलते हैं। यही है उनके अभिलेख, ये सब जगह पे दिखते हैं। भारत में सबसे पहली बार अभिलेख लिखा जिन्होंने, जिससे पता चलता है कि भारत का लिखित इतिहास सम्राट अशोक के काल से शुरू होता है। इसके पहले कोई भी लिखावट हमारे नजर में नहीं, उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। सम्राट अशोक के अभिलेख से भारत का लिखित इतिहास की शुरुआत होती है। ये जो स्तंभ इन्होंने खड़े किए हैं, ये जो शिल्पकारी है, ये सम्राट अशोक के पहले कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती है। ये सम्राट अशोक के काल से ही शुरू होती है, जो आगे चलकर ये बढ़ती गई है। इसकी खास बात और एक है मित्रों कि सम्राट अशोक ने इसकी निर्मित के बाद, इसके बाद में कोई भी इसको निर्माण न कर सका। ये जो बुद्ध लेनी है, जैसे मैंने कहा था कि ये सम्राट अशोक की देन है। भारत में बराबर के यहाँ की जो गुफाएं हैं, उसके बाद पुणे के नजदीक लोनावला के पास ये भाजा बुद्ध लेनी है। ये भाजा बुद्ध लेनी ये भारत की दूसरी प्राचीन बुद्ध लेनी है। इसके अंदर, इसके छत के अंदर, ये चैत्य गृह के अंदर का जो छत दिखाई दे रहा है आपको, ये लकड़ी का छत है जो उस काल में बना था। इसका काल बताया जाता है ईस्वी सन पूर्व 250, यानी ईस्वी सन पूर्व 250। इसका मतलब है आज के तारीख में ये हो गया 2270 साल पुराना। उसकी जो लकड़ी है ये आज के तारीख में भी सुरक्षित है। याद कीजिएगा उस वक्त की कारीगरी क्या होगी। ये भाजे के ऊपर जो दिखाई दे रही है निर्वाण भूमि है। अनेक बौद्ध भिक्षु अरहंत है, उनके स्मृति में ये स्तूप बनवाए गए थे। स्तूप निर्मिति ये बौद्ध संस्कृति की देन है। चैत्य गृह ये बौद्ध संस्कृति की देन है। शिल्पकारी ये बौद्ध संस्कृति की देन है। ये कुछ और बुद्ध लेनी है, जैसे नासिक की त्रिरश्मि बुद्ध लेनी, ये कार्ले की बुद्ध लेनी जो चैत्य गृह है, इसकी कलाकारी देखिए, शिल्प काम देखिए इसकी। ये पुनाशा, ये कान्हेरी की बुद्ध लेनी है। तो इनकी जो देखेंगे आप, इसकी कला देखिए, शिल्पकारी देखिए। ये शिल्पकारी ये बौद्ध संस्कृति की देन है। इनका क्या योगदान रहा है बौद्ध संस्कृति का? विश्व की सबसे प्राचीन हस्तलिखित ये गांधारी भाषा का धम्मपद लिखा है। इसके पहले विश्व में कोई हस्तलिखित नहीं मिला है, याद कीजिएगा। भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं ये सम्राट अशोक की 12 गुफाएं हैं। सबसे पहली लिखावट
ये सम्राट अशोक का अभिलेख है। सबसे पहली चित्रकारी, ये अजंता की बौद्ध गुफाएं के अंदर जो चित्रकारी है, ये भारत की सबसे पहली चित्रकारी है। उसके पहले भारत में कहीं पर भी चित्रकारी हमें दिखाई नहीं पड़ती है। भारत का सबसे पहला लिखित ग्रंथ यानी जिसको बाइंडिंग किया हुआ है, यह है पाली त्रिपिटक, जो ईस्वी सन पूर्व 28 में सबसे पहले लिखवाया गया राजा वट्टगामिनी के काल में। उसके पहले भारत में कोई भी ग्रंथ निर्मित नहीं हुई थी। भारत का सबसे पहला काव्य निर्माण बौद्ध आचार्य अश्वघोष ने किया, जो ईस्वी सन पहली शताब्दी का था। इस अश्वघोष ने काफी बढ़िया से काव्य लिखे, बाकी से ग्रंथ लिखे। उन्होंने बुद्ध चरितम नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो भगवान बुद्ध की पूर्ण जीवनी की उसके अंदर लिखी हुई थी। इन्होंने शिक्षा समुच्चय ग्रंथ लिखा। इन्होंने वज्र सूची लिखा। भगवान बुद्ध ने जाति प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा था, इसी को इन्होंने एक अच्छी कमेंट्री के साथ वज्र सूची नाम के ग्रंथ लिखा था। आचार्य अश्वघोष ने बुद्ध चरितम जो लिखा था, वो काव्य स्वरूप लिखा था, काव्य में लिखा था। और इस अश्वघोष के बाद 300 साल के बाद पैदा हो गए कालिदास, और इस कालिदास ने अश्वघोष की बहुत सारी काव्य की चोरी की, और उन्होंने फिर आगे चलकर मेघदूत काव्य रचा। मेघदूत के अनेक काव्य के पद में हमें आचार्य अश्वघोष के बुद्ध चरितम के पद दिखाई देते हैं। इस देश की संस्कृति रही है, इस देश का देखिएगा आप कि उन्होंने कालिदास को महाकवि का सम्मान दिया, लेकिन जिन्होंने इस देश में काव्य प्रकार सबसे पहली शुरुआत की, उस आचार्य अश्वघोष की एक भी काव्य भारत के पंचकाव्य में शामिल नहीं है। लेकिन जिन्होंने चोरी की, उस कालिदास को कवि कुलगुरु कहा गया, और उसके 3 काव्य को भारत के पंचकाव्य का महत्व स्थान दे दिया। मित्रों, उसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हमें ही हमारी बौद्ध संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और जब तक हमें ये पता न चले, तब तक हमें बौद्ध संस्कृति के बारे में गौरव कैसा प्राप्त होगा, इसको हम गौरवशाली इतिहास कैसे हम इसको उजागर कर सके। और यही कारण है कि ये बुद्ध विचार, बौद्ध संस्कृति ये पीछे पड़ गई। भारत की सबसे पहली ईंटों की इमारत ये सम्राट अशोक ने बनवाई, जब उन्होंने महाबोधि महाविहार की स्थापना की। इसके बाद में अनेक राजाओं ने मदद की, लेकिन सबसे पहली स्थापना सम्राट अशोक ने की है। और यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जब इसको दर्जा दिया, तो इन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि पूरे एशियाई खंड में ईंटों की सबसे प्राचीन इमारत केवल और केवल महाबोधि महाविहार है, जो सम्राट अशोक ने बनवाई है। देखिए हमारी बौद्ध संस्कृति कितनी वैभवशाली है। एशिया का सबसे लंबा महामार्ग ये बौद्ध काल में हुआ है, जिसको आज के तारीख में हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने निर्मित की है। 9,500 किलोमीटर का महामार्ग है मित्रों। पेशावर से चलता है और म्यांमार तक पहुंचता है। आज भी इसी महामार्ग का उपयोग किया जाता है। कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा। और इसीलिए मित्रों, बौद्ध संस्कृति का ये योगदान रहा है। शिक्षा पद्धति, शिल्पकला, चित्रकला, वास्तुकला, लेखन कला, सड़क निर्माण, अस्पताल, फार्मेसी, ये सब बौद्ध संस्कृति का योगदान है। और ये योगदान इसलिए रहा क्योंकि उस काल का पूरा समाज ये बुद्ध विचारों से प्रेरित था। बुद्ध विचारों से प्रेरित होने के बाद उन्होंने नए नए आविष्कार का निर्माण किया, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अतिशय हित का बन गया। और इसी को चलते 1500 साल ये संस्कृति इस देश में पली, इस देश में फूली, और पूरे समाज को नहीं
पूरी दुनिया को इन्हें प्रेरित किया। हमारी जो पाली भाषा है, जो भगवान बुद्ध की वचन की भाषा कही जाती है, भारत की ये अनेक भाषाओं की जननी रह चुकी है। जब बौद्ध भिक्खु आशियाई खंड में चले गए तो इन्होंने अपने साथ बुद्ध विचारों के साथ यहाँ की भाषा पाली भाषा और यहाँ की लिपि धम्म लिपि ये साथ लेके गए। और जब ये वहां पर ले गए तो इन्होंने उस देश की भाषा और लिपि को प्रेरित किया और साथ में उस देश की संस्कृति को भी प्रेरित किया। आज अगर हम हमारे आसपास के देश देखेंगे, भले है उत्तरी के तौर पर देखेंगे, वो तिब्बत हो, भूटान हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, और दक्षिण की तरफ देखेंगे श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, हांगकांग, बर्मा, ये सारे देशों की संस्कृति ये बौद्ध संस्कृति से प्रेरित है। इन सारे देशों की भाषा अगर आप देखोगे तो ये पाली भाषा से प्रेरित हुई है। इन देशों की लिपि देखिए आप, इन देशों की लिपि सम्राट अशोक की अभिलेख की लिपि, जिसको धम्म लिपि कहा जाता है, इससे प्रेरित हुई है। तो जहां जहां बौद्ध विचार गए, जहां जहां बौद्ध संस्कृति गई, वहां पर उन्होंने उस देश को प्रेरित किया। यही तो बड़प्पन है बौद्ध संस्कृति का। और जब तक हम इस बौद्ध संस्कृति के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक हम इसके बारे में सही मायने में हम इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मित्रों हम लोग सही अर्थ से बौद्ध नहीं बनेंगे। हमारी बौद्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल ये बुद्ध विचार और बौद्ध संस्कृति समझने में ही है। और इसलिए बाबा साहब हमेशा कहते थे, जब तक आप अपना इतिहास नहीं समझ पाओगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप अपना इतिहास नहीं बना पाओगे। मित्र, ये जो बौद्ध संस्कृति का इतिहास है वो आज भी उतना ही कायम है। ये सारे वास्तुएं, ये संस्कृति के सारे धारक, भले वो प्राचीन ग्रंथ हो, भले प्राचीन वो स्तंभ हो, स्तूप हो, बुद्ध लेनी हो, या और भी बाकी के सारे चीजें, ये सारी चीख चीख कर कह रहे हैं कि बौद्ध संस्कृति कितनी महान संस्कृति थी। हालांकि ये कहना चाहिए कि भारत का नाम दुनिया में उजागर इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर बौद्ध संस्कृति पली, वरना विश्व में कौन जाना था भारत को। सम्राट अशोक के समय भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर था वो था 33%। उस वक्त हमारी जीडीपी थी, आज हमारी जीडीपी 1 और 2% के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो सोच लीजिए उस वक्त सम्राट अशोक का कितना होल्ड होगा, कितना कंट्रोल होगा पूरी दुनिया पर। और वो वैभवशाली इतिहास इसीलिए था क्योंकि वो बुद्ध विचार के धारक थे। बुद्ध विचार ने लोगों के मन को इतना प्रफुल्लित किया था, इतना स्वयं प्रेरणा पूर्वक किया था कि वो नए नए आविष्कार का निर्माण करते रहे, नए नए पायदान चढ़ते चले गए। और अपने एक समय में, अपने काल में बौद्ध संस्कृति बिल्कुल चरम सीमा पर थी। मित्रों, इसी संस्कृति को हमें समझ के लेना है। आज का विचार मैं यहीं पर रोक देता हूं और कल के इसमें हम लोग इस संस्कृति के बारे में और भी जानेंगे और ये जो देखेंगे हम कि क्या है ये बौद्ध संस्कृति, क्या है इस बौद्ध संस्कृति का सबसे पहली चीज, और वो जानने की हम कोशिश करेंगे। मित्रों, एम आई विजिबल? यस सर, यू आर विजिबल। तो आज का मैं यहीं पर रोक देता हूं। आपने बड़े शांत पूर्वक, शांत चित्त से ये मेरे विचार समझने की कोशिश की, इसलिए मैं आप सबका काफी धन्यवाद देता हूं। सबको सविनय जय भीम,
जय भारत। कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, और मुझे लगता है कि हम लोग एक 10 मिनट, अरन जी हमारे पास कुछ समय है 10-15 मिनट? सर हम चाहते जी। हैं कि जो भी आज के श्रोतागण हैं, जो भी आज के व्यूअर्स हैं, वो भी जी। अपना क्वेश्चन पूछ सकें और आप उसका जी बिल्कुल। उनका आंसर दे। तो हम चाहेंगे कि व्यूअर लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन अपना रखें यहाँ पे, और हम उसमें से चुन करके और उसमें से हम लोग जो है सो सर से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब आप लोग को दिया जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जी कि बिल्कुल। चैट में जो भी लोग सुन रहे हैं कृपया अपना क्वेश्चन पूछे। 10 से 15 मिनट का हम लोग के पास टाइम है अभी। जी। जब तक व्यूअर्स लोग पूछने वाले, सर मेरा एक मन में क्वेश्चन है खुद को जी कि जी जब ये पाली भाषा उस समय प्रचलित थी और पाली भाषा में ही सब कुछ देशना वगैरह दी गई थी, तो सम्राट अशोक के टाइम पे जी। जो अभी आप शिलालेख दिखा रहे थे, तो वो कौन सी भाषा है और जी। क्या उसको हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं कि वो क्या चीज है? जी। एक्चुअली मैं इसके बारे में मेरे कल के व्याख्यान में बताने ही वाला हूँ, लेकिन चूंकि आपने अभी पूछा है तो इसके ऊपर मैं उत्तर देना चाहूंगा कि अभी की जो भाषा है वो पाली और प्राकृत है, और जो लिपि है वो धम्म लिपि है, और ये सारे अभिलेख पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ समझ चुके हैं, और ये इसके ऊपर काफी लोगों ने अभ्यास किया, कई लोगों ने तो पीएचडी भी कर दी है इसके ऊपर, और थोड़ी सी विस्तार पूर्वक मैं कल इसके ऊपर ज्यादा जानकारी दे दूंगा। जी सर, जी जी जी, हम लोग कल इसके बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल भाषा और लिपि के ऊपर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा। जी। अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। अरन जी, आप कोई क्वेश्चन देख पा रहे हैं? व्यूअर्स लोग कोई क्वेश्चन? जी 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 जी। एक्चुअली अभी ये FB लाइव भी चल रहा है, इस वजह से FB लाइव के ऊपर में मुझे कुछ 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं संजय जी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप कृपया उनसे साझा करें। कि जैसा कि अभी शुरुआत में उन्होंने कहा कि धम्म और धर्म, इन 2 शब्दों में काफी फर्क है। तो रात अमन करके एक व्यूअर है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि तो धर्म और धम्म इस दोनों में यदि फर्क है तो आज के रूप में हमने क्या कहकर मतलब कहना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी का इशू होता है और हमें कॉलम, हमारे जो एडमिशन कॉलम होते हैं उसमें भी धर्म कहकर लिखना होता है, तो हम धम्म, तो मतलब थोड़ा सा उनका एक हाई लेवल कुछ क्वेश्चन है, तो हो सकता है इसके 2-3। जी जी। सबसे मूल जो शब्द है बुद्ध की विचारधाराओं को, वो है धम्म। बाबा साहब ने भी अपने ग्रंथ में इसी का उल्लेख किया हुआ है, और जो चैप्टर है उसके ऊपर उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है कि धम्मक और धर्म में क्या फर्क है। ये देखिए, दुनिया के जितने भी रिलीजन है जिसको धर्म कहा जाता है, ये सारे रिलीजन कोई भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, उनको मान्यता है, किसी को भगवान की क्या कहते हैं कि उनके प्रेषित के ऊपर मान्यता है, किसी को भगवान के सन ऑफ द गॉड के ऊपर मान्यता है। भगवान बुद्ध का विचार ये एकमात्र विचार है कि जो किसी भगवान या किसी प्रेषित या किसी सन ऑफ गॉड के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, वो सिर्फ कहता है कि आप अपने बलबूते के ऊपर मंगल विचार करते हुए आप उत्कर्ष तक पहुंच सकते हो, बोधि प्राप्त कर सकते हो। तो धम्म में ये बिल्कुल एक अलग सा, एक अपना अलग आइडेंटिटी है। धम्म ये धर्म नहीं बन सकता है, लेकिन चूंकि आज के तारीख में हर जगह पे जब भी आप जाओगे तो उधर जैसा कॉलम होता है कि आपका धर्म का कॉलम या रिलीजन का कॉलम होता है, तो आम तौर पे हमने वहां पर बुद्धिस्ट लिखना है या बुद्धिज्म लिखना है, लेकिन ये हमके बात बिल्कुल मानकर चलनी चाहिए कि भगवान बुद्ध के विचार ये बौद्ध धम्म है, ना कि धर्म है।
लेकिन चूंकि ये फॉर्मेलिटी है और दुनिया में अगर आप देखोगे एक साइड पे धम्म है और बाकी के सारे साइड पर धर्म है, क्योंकि उनकी मान्यता वैसी है। धम्म की मान्यता उस डेफिनेशन पे नहीं आती, इसीलिए वो धम्म है। तो इसलिए हमने कॉलम में लिखते समय भले ही धर्म लिखे, लेकिन हम ये मानकर चलने चाहिए कि हम धम्म के बारे में शिक्षित होने वाले हैं या उसके पढ़ने वाले हैं, उसका अभ्यास करने वाले हैं और धम्म का ही हम आचरण करने वाले हैं। जी जी अरुण और साहब, कुछ? कोई दूसरा क्वेश्चन लेके आए अगर? अब ये है हमारे पास 8 मिनट का समय। अरुण जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी संजय जी, मैं सुन रहा हूं आपको, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जी यदि ये मतलब हमारी जो बौद्ध संस्कृति जो है ये इतनी बड़ी रही है, तो आज के दौर पे बौद्ध संस्कृति जैसा मतलब नाम ही हम लोग देख नहीं पाते हैं, मतलब इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके से बौद्ध संस्कृति, जो संस्कृति हमारे प्राचीन काल में थी, वो हम लोग वापस से हम लोग ला सकते हैं भारतवर्ष में, या फिर दुनिया में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये बौद्ध संस्कृति है? मतलब खासकर से भारत के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न पूछा गया है। जी देखिए, ये बौद्ध संस्कृति के निशान जो है हमें पूरे भारत में दिखाई देते हैं, यहां तक कि भारत के बाहर भी दिखाई देते हैं। जैसे प्राचीन ग्रंथ है, हस्तलिखित है, प्राचीन एंटिक्विटीज है, आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटीज, जिसमें बुद्ध लेनी आती है या फिर अशोक के स्तंभ आते हैं, स्तूप आते हैं, सारी चीज आती है। ये सारे लोग, ये जो सारी चीजें हैं, ये सभी को जानकारी है इसके बारे में। जो इसके बारे में पढ़ते हैं उनके लिए तो ये आमतौर की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट हो या कोई आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट हो तो ये इसके बारे में जान पाएगा, लेकिन आमतौर पर सामान्य लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमें इतिहास जो पढ़ाया जाता है हमारे स्कूली किताबों में, आप देखोगे वहां पर कि सम्राट अशोक के ऊपर एक आध चैप्टर होगा छोटा सा, और ये हमेशा कहा जाता है उसमें कि कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है शस्त्र डाल दिए और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। इसके आगे में सम्राट अशोक की क्या योगदान रहा है, उसकी क्या देन रही है इस देश के, इसके बारे में कहीं पर इसकी चर्चा नहीं की जाती है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की जो है लिमिटेशन है। ये शायद हो सकता है कि इस संस्कृति को वो उजागर नहीं करना चाहते हैं। तो ये आप पर और हम पर ये अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये बौद्ध संस्कृति को दोबारा लोगों के सामने ले आए। अभी इसको किस ढंग से ले आए? सबसे पहली बात तो हमें इस बौद्ध संस्कृति के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि बौद्ध संस्कृति की देन क्या रही है, क्या योगदान रहा है इस देश की प्रगति में। जब हमें पता चलेगा तब हम सही मायने में दूसरों को इस संस्कृति के बारे में बता सकेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल भाषा लिपि है, अगर हम पाली भाषा पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा बुद्ध वचन क्या है, क्योंकि पाली भाषा का एकमात्र अभ्यास है वो है पाली त्रिपिटक। अच्छा, अगर हमें धम्म लिपि के बारे में जानना है कि प्राचीन लिपि कौन सी है भारत की, वो है धम्म लिपि। तो जब तक हम सम्राट अशोक के अभिलेख नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो लिपि क्या चीज है, ये लिपि का महत्व क्या है आज के तारीख में भारत में या दुनिया में। ये जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि हमें ये भाषा, लिपि, ये बौद्ध संस्कृति समझनी चाहिए, और समझने के बाद हमें ये दूसरों के सामने लानी चाहिए। हमने इसकी चर्चा करनी चाहिए, हमने लोगों को बताना चाहिए कि जो भी ये चीज देख रहे हैं ये बौद्ध संस्कृति की देन है, बौद्ध संस्कृति का योगदान रहा है। ये जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं बता सकेंगे। तो मेरा सबसे पहला ये एक आप सबको अपील होगा कि आप सब ने बौद्ध संस्कृति को जानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ोगे तब आपको अचरज भी होगा या
आपको बड़ा सम्मान लगेगा, आपको गर्व महसूस होगा कि मैं इतनी गौरवशाली परंपरा से आया हूं। ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम खुद को गौरवशाली नहीं समझेंगे। तो इस संस्कृति को पढ़ना चाहिए, इस संस्कृति को लोगों के सामने लाना चाहिए, इसको उजागर करना चाहिए। भले इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, इसके ऊपर व्याख्यान दे, इसके ऊपर लोगों को शिक्षित करे, यही हमारे सामने आज के तारीख में है। क्योंकि आज का जो वातावरण है, जैसे मैं दोबारा वहां पर ले जाऊंगा आपको मिलिंद पन्नों में, कि अगर वातावरण नहीं हो, इसको समझाने वाले शिक्षित व्यक्ति न हो और सुनने के लिए कोई तैयार ना हो, तो बिल्कुल संस्कृति जो है ये नष्ट हो जाती है। इसको अगर संस्कृति को हमें कायम रखना है तो हर काल में इसका जो कारण है, तीनों में से कुछ ना कुछ कारण है। आज हम जानना चाह रहे हैं, लेकिन इसको समझाने वाले लोग सामने चाहिए, इसका वातावरण उस ढंग का होना चाहिए। ये वातावरण भी निर्मित हम कर सकते हैं, और शिक्षित जब हम बनेंगे तो नेचुरली हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका उत्तर जो है सो बहुत ही मतलब सटीक और इतने संक्षेप में आपने समझाया। मुझे लगता है दर्शकगण को ये सब बात पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। आपके ये समझाने में जो जब आप बता रहे थे तो मुझे एक और शब्द मिला था जो ही मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी और उसे अडॉप्ट करने के लिए मुझे ये कर रहा था कि सच्चा बारिश, एक आदर्श बारिश हम लोगों ने पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ये कह लीजिए कि बाबा साहेब का बारिश या जो बुद्ध की जो संस्कृति है उसका बारिश अभी तक हम लोग वारिस नहीं बनने के लिए तैयार है या नहीं बन पाए हैं। तो शायद हम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो शब्द सर ने आज हमें जो दिया है, तो क्या हम लोग ऐसा करने के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उसके लिए शायद हमें बहुत जो अभी सर ने 4 चीजें बताई कि वैसा वातावरण होना चाहिए, और हमें जो है तो सांस्कृतिक उसके तरफ से जो है सो राजनीतिक और धार्मिक, उसके साथ साथ वो जानने के साथ साथ जो है हमें अगर सभी जान करके, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेने को ना तैयार हो, अगर हम लोग एक आदर्श वारिस बनने को ना तैयार हो, तो शायद वो काम जो है तो अधूरा रह जाता है। तो हम लोगों को वारिस बनने के लिए शायद इसके लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। आप ये सब मेरे लिए बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रेरणादायी था सर। थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू। एक क्वेश्चन आ रहा है संजय जी। ये प्रश्न हमें एफपी लाइव में मिला है। प्रश्न ये है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? देखा गया तो ये दोनों बहुत ही पैरेलल शब्द है। जब हम कहते हैं कि बौद्ध सभ्यता तो बौद्ध संस्कृति, लेकिन सभ्यता जो है ये आपका आचरण दिखाती है। संस्कृति जो है ये बिल्कुल परिपूर्ण होते हैं कि आपको ये सभ्यता कहां से आई, ये संस्कृति से आई। संस्कृति ये देख लीजिए कि ये एक जैसे कि एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, और जब हम सभ्यता की बात करते हैं ये पैरेलल शब्द जरूर है, लेकिन सभ्यता को अपनी सीमाएं हैं। ये डिक्शनरी जैसा काम करेगी, और अगर संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया जैसी है। बस इतना सा, बस मामूली सा फर्क है। कई लोग इसको कहते हैं कि बौद्ध सभ्यता, कई लोग कहेंगे कि बौद्ध संस्कृति। दोनों भी शब्द आज के तारीख में प्रचलित हैं, दोनों के ऊपर लोग काम करते हैं। जैसे भारत की संस्कृति या भारत की सभ्यता बताते समय वो कहेंगे कि मोहनजोदारो की सभ्यता, उसके बाद में कहेंगे कि वैदिक सभ्यता, उसके बाद में कहेंगे बौद्ध सभ्यता। ये इस ढंग का चलते रहेगा, लेकिन ये सभ्यता सिर्फ आचरणात्मक शब्द के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। संस्कृति ये धरोहर जैसी है, ये पूरी धरोहर आपके सामने लाती है जिसके कारण सभ्यता बनी है। सभ्यता से संस्कृति नहीं बनती, संस्कृति से सभ्यता बनती है। जी 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 अरुण जी, लगता है समय तो खत्म हो चुका है। जी जी, और क्वेश्चन लेंगे या फिर हम लोग कंक्लूडिंग मैसेज दे सकते हैं? जी मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो अभी एफबी लाइव में जितने थे मैंने सर को दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने की वजह से मैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ।
कल ले वो लेंगे हम लोग। जी कल के टॉपिक में सर को कवर कर लेंगे, तो हम वो क्वेश्चंस कल ले लेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। संजीव, ओवर टू यू, आप आगे ले जाएं। जी अरन जी, लगता है कि आज का हम लोग जो है सो ये कंक्लूडिंग मैसेज आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप कंक्लूड करके और जो है सो आज की ये खत्म करें आज का जो अपना परिचर्चा है, आज का जो विषय है उसको फिर कल के लिए हम लोग जो है सो रखते हैं। तो आप आगे आए और आज का कंक्लूडिंग मैसेज दें। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि कल वापस से सेशन जो है 6 बजे होगा, 6 बजे दुबई टाइम के हिसाब से और भारतीय टाइम के हिसाब से 7:30 बजे। तो कल वापस अतुल भोसेकर सर ये हमें आगे की जो बात है, बौद्ध संस्कृति, भारत की स्वर्णिम संस्कृति, इस विषय पर जो दूसरा सेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। और आपके सारे जो प्रश्न हैं हम लोग वापस सर के कल के सेशन के बाद में हम लोग उन्हें लेंगे। और उसके बाद में हम लोग जो हमारा क्विज कॉन्टेस्ट जो इस वेबिनार सीरीज के तहत हम लोग हर वेबिनार सीरीज में लेते हैं, तो वो क्विज कॉन्टेस्ट हम लोग कल यानी कि सैटरडे शाम 6 बजे दुबई टाइम और 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से लेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अतुल भोसेकर सर आपको, जो आपने अपना बहुत ही मूल्यवान समय आपने इस सेशन के लिए दिया। और इस सेशन में आकर आपने हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमारे रोजमर्रा के काम में आप आ रही है, हमारे आइडेंटिटी से जुड़ी है, बौद्ध संस्कृति से जुड़ी है, ये इंफॉर्मेशन आपने हम तक साझा की, उसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे जो क्या कहते हैं वेबिनार सीरीज के जो होस्ट हैं अजय जी नगराले, वो कृपया इस सेशन को आज कॉन्क्लूड कर सकते हैं। अजय जी, आप अवेलेबल हैं? थैंक यू अरंत। सभी चीजें ऑलमोस्ट कवर की है आपने। तो मैं चाहूंगा थैंक यू भोसेकर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संजय जी, थैंक यू अरंत एंड ऑल attendees, thank you very much to all of you for giving your valuable time to listen this very informative and important topic. तो इसी को हम लोग कल शाम को फिर से कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम 6 PM दुबई टाइम एंड इंडिया टाइम 7:30 PM। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम।